होगा, आप लोगों की बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। जी मेरा ख्याल है स्टार्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर मुदस्सिर जी। CT scan, brain, plain, axial slices of pediatric age group along with orbital as well as nasal bone. There is a diffuse scatter calcification is noted in more on left eyeballs as well as intracorneal extension is also noted. In right eyeball is also diffuse calcification along with bulging of eyeball is noted. However, there is also calcification is noted in suprasellar region uh, uh, in suprasellar in the region of uh, 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 chiasma. So this is a case of retinoblastoma, trilateral retinoblastoma, as well as pineoblastoma. Ventricles appears normal. Gray and white matters appears normal, and no effacement, no midline shift is noted. This is a case of retinoblastoma and along with pineoblastoma. ओके सो व्हेन रेटिनोब्लास्टोमा इज इन एसोसिएशन विद द पाइनोब्लास्टोमा, फिर आप क्या कहते हैं इसको? ये मैम इसके वेरिएंट्स होते हैं। एक तो आप एक मिनट देखिए, बायलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा है, जी ठीक है। जी 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 उसके बाद आपने कहा कि पाइनियल में भी एक ट्यूमर मिल रहा है आपको, जी ठीक जी है। उसके बाद सुप्रासेलर सिस्टर्न में भी एक ट्यूमर पड़ा हुआ है। अब जब आप दोनों यूनिलेटरल कहेंगे, जब एक साइड के ऊपर आ रहा है, दोनों आइज के अंदर आ रहा है, तो बायलेटरल। जी जी पाइनियल आ रहा है देन ट्राइलेट। नो, इट डिपेंड्स कि आप सुप्रासेलर वाले को मेट्स लेबल करते हो या आप एक अलग से ट्यूमर बनाते हो। अगर तो ये जी जी जी, जी मैम। अगर तो आप अलग से उसको लेबल कर रहे हो एज अ सेपरेट ट्यूमर, तो फिर तो आप कहोगे ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ट्राइलेट अगर जी आप मेट्स कंसिडर कर रहे हो देन फिर आप ट्राइलेटरल के साथ सुपरसेलर में मेट्स देंगे, ठीक है। जी तो इसमें जी ऑप्टिक पार्ट पे पूरा ट्रैक करना पड़ता है कि उसके लॉन्ग ट्यूमर की सीडनिंग अप्रिशिएट हो रही है या नहीं, जी। ठीक। क्या ट्रीटमेंट है अब इसका जब क्वाड्रिलेटरल मैम रेटिनोब्लास्टोमा इसकी इन्विक्लेशन करेंगे और रेडियोथेरेपी इसमें करेंगे, है? सर्जिकल इसमें करेंगे, इन्विक्लेशन इसमें करेंगे प्रोबेबली। तो हम इसकी बायलेटरल इन्यूक्लेशन कर देंगे तो फिर ये देखेगा कैसे? रेडियोथेरेपी फिर मैम इसमें करेंगे, इसकी कीमो रेडियोथेरेपी। स्टेजिंग करनी चाहिए अब कि स्प्रेड कितना है। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स के साथ साथ एसोसिएटेड होते हैं हेपेटिक मेट्स, ठीक है। कीमोथेरेपी जी जी, ऐसे पेशेंट्स में हम कीमोथेरेपी करेंगे। कीमोथेरेपी करेंगे। ठीक। बीडी क्या है अगर बायलेटरल सिर्फ आईज में आ रहा होता? बाइलेटरल अगर हो आईज में तो इसमें एडल्ट में मैम मेलानोमा देखेंगे, एडल्ट और क्यों? एडल्ट क्यों भाई, ये तो बच्चा है। पीड्स में, बच्चों में हाँ अ, बच्चों में। बीडी की बच्चों में बायलेटरल सिर्फ कैल्सिफिकेशंस की बात करें, आई साइज के ऊपर ना मेंशन करें कि कोट्स, माइक्रोस्कोप, सिर्फ डीडी बताएं बायलेटरल ऑर्बिटल कैल्सिफिकेशंस की। पीडियाट्रिक एज में कोट्स डिजीज हो सकती है, हम्म, पीएचपीवी हो सकती है, फिजिस बल्बी, थाइसिस बल्बाई हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? और कोट्स डिजीज हो सकती है, और इसमें कोई हेमरेज हो सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, और मैं, कैल्सिफाइड बहुत ओल्ड हेमरेज हो गए। ब्लड जॉनसन है, ऑप्टिक ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में अगर ट्यूबरकुलोसिस हेमाटोमा पड़ा वो हो सकता है। जी और एक और रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लाज्म, ठीक है। जी जी टॉप 3 डिफरेंशियल्स याद रखते हैं। जी। तीसरा कौन सा मैम बताया आपने? रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लाज्म, रेटिनोपैथी ऑफ जी जी प्रीमेच्योरिटी। मैम, ये रेटोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया ये प्रोबेबली ट्रीटमेंट इंड्यूस भी हो सकता है। ये तो वो होता है ना, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी ट्रीटमेंट इंड्यूस्ड जी होता है जी, ना, जो ऑक्सीजन जो थेरापी प्रोबेबली होती है उससे। बनते हैं वो डेंजरस होते हैं आइस के लिए, उससे होता है।
ठीक है। जी जी। हाँ जी, केस 2 का डॉक्टर तैयबा एक सीटी भी है, और उसके बाद पहले आपको एक्सरे दिखाने हैं फिर सीटी दिखाते हैं। जी हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी, बोले डॉक्टर तैयबा। Okay. These are the frontal and lateral projection of X-ray skull of immature patient, showing a soft tissue swelling and few calcific soft tissue opacities in the frontal region. However, the rest of the sinuses bones appear unremarkable. Okay, but about the widening, what about the diploic space? Is there any periosteal reaction is being appeared on the bones or not? From diploic space appears normal, and Okay. uh, no significant periosteal reaction. ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट पेरियोस्टल, किसी ने पूछा हुआ है एक्सरे स्कल के ऊपर मैच्योर इमेच्योर का, दांतों को देखे ना। ठीक है, और ये डिप्लोइक इसकी वाइडनिंग हुई हुई है। आप देखिए ऑसिपिटल रीजन में इतनी प्रोमिनेंट कभी भी नहीं होती है। ऑसिपिट बोन की तो ऑल्दो स्पेयरिंग है, जो लोअर हाफ है उसका, लेकिन वाइडनिंग है डिप्लोइक स्पेस की। ठीक है, और बच्चों का मैच्योर का इस तरह से पता लगता है, इतने सारे दांत आ रहे हैं, प्राइमरी डेंटेशन भी है, सेकेंडरी भी है, सो दिस इज इमेच्योर स्केलेटन। बाकी सूचर्स से पता लगता है। खैर सूचर्स तो लेटर एज में, आप सपोज आप ये याद रखो कि जो ये वाला सूचर है ना, ये ऑलमोस्ट ना 30 से लेके, एवरेज याद रख लो, 30 से लेके 50 साल तक क्लोज होते रहते हैं। ठीक है, इन प्रोसेस ऑफ फ्यूजन होते हैं, पार्शियल फ्यूज होता है, फिर सजाइटिस सबसे पहले फ्यूज होता है, तो वो एक डिफरेंट चीज है। दांतों से आप लोगों ने ध्यान में रखना है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेंटेशन आ रही हो तो टीथ से आइडिया हो जाता है कि ये बच्चे का है। ठीक है, अब यही इसका सीटी है। अब आप क्या कहती हैं, उस पर क्या डायग्नोसिस था आपका? जी डॉक्टर तैयबा, आपका केस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैम सॉरी, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आपका केस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपने एक्सरे पे क्या डायग्नोसिस बनाया? मैम मुझे तो ये फ्रंटल रीजन में थोड़ी सी सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग लगी थी, बट आपने मैम ये दिखाई है ऑक्सीपिटल रीजन में भी डिप्लोइक स्पेस की वाइडनिंग दिखाई है, तो तो क्या है ये? मैम लाइकली सम कैल्सिफिकेशन की विधि दे दें। मैम कैल्सिफिकेशन में तो हाइपरोस्टोसिस के साथ वो मेनिंजियोमा हो सकता है, और हाइपरोस्टोसिस के साथ कुछ कैल्सिफिक हाइपरोस्टोसिस के साथ है। ठीक है, ओके मैम। बिल्कुल ठीक है। गायरिफॉर्म कैल्सिफिकेशन इसकी अच्छी रीडी हो सकता है। ठीक है, अब इसका सीटी जी देखते हैं। मैम। सीटी पे क्या आ रहा है? मैम अभी तक मेरी स्लाइड नहीं चेंज हुई। क्यों? जी जी मैम हो गई है। मैम दीज आर मल्टीपल। आई थिंक डॉक्टर तैयबा के इंटरनेट में इश्यू है। डॉक्टर आयशा सितार, आप ले लें ये केस। वैलिडेटेड एक्सरे स्कल जो था उसमें लेटरल और एपी जो प्रोजेक्शन थी उसमें सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटीज आ रही थी जो फ्रंटोपराइटल पर थी। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोइक स्केस वाइटनिंग थी। दिस इज ए जो बेसिक मैं इसको कह सकती हूँ डिफरेंशियल मेनिंजियोमा हो सकता है, स्टर्च वेबर गायरिफॉर्म कैल्सिफिकेशन हो सकती है,
या फिर ये जो है कोई मेड्स हो सकते हैं, लेकिन वो कोई हेयर ऑन, वो स्पेकुलेशन वैसी नहीं है। नाउ कमिंग टू द सीटी पे हम आते हैं। अब आपने SWS बताया, SWS में जी, सराउंडिंग जो होती है ना वो हाइपरप्रोस्टेसिस नहीं होती है, और SWS की एक और डीडी होती है जिसमें हाइपरप्रोस्टेसिस भी होती है। एक वो होती है जिसे यिंग योंग करके जो आती है वो, डाइक डेविडोफ मेसन, ठीक है। हाँ, डाइक डेविडोफ। सराउंडिंग जो होती है वो हाइपरप्रोस्टेसिस होती है। अच्छा, ये इसका नेक्स्ट इमेज है सीटी का, आप देखें। इन द नेक्स्ट इमेजेस आई कैन सी, इसके अंदर वही सब गेलियल जो है सॉफ्ट टिश्यू है विद कैल्सिफिकेशन। हाउएवर इन दिस, इंसिडेंटल फाइंडिंग है, असल फाइंडिंग कुछ और है, वो डिस्क्राइब करें। असल फाइंडिंग मुझे इसमें ये लग रही है कि दी sulci आर नॉट रीचिंग on the left side, the sulci are not reaching the diploe, and this is maybe a subdural hematoma of isodense, because in this, on the left side, I cannot visualize the sulci are not reaching the diploic space. आप ना इस वाले स्लाइस को देखो, आप यहाँ से स्टार्ट करो। देयर इज मार्क्ड एसिमेट्री बिटवीन द साइज ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, जी, ठीक है। हाँ, मार्क्ड है बिटवीन द साइज ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। आप कैसे फैसला करते हैं इस बात का, मुझे आप एक बात बताएं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, एसिमेट्री है साइज के अंदर। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो राइट साइड है ये छोटा है या फिर जो लेफ्ट साइड का है वो बड़ा है? कैसे डिसाइड करेंगे इस बात को, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको? देखिए, हम सल्काई और इंटरसेरेब्रल स्पेसेस को ही देखेंगे। अगर वो बहुत डायलेटेड हैं तो दैट इज शोइंग कि उस पार्ट का ब्रेन जो है वो वहां पे हाइड्रोसेफलस हो रहा है, स्वेकी फिनोमेना हो रहा है। हम इससे वो करेंगे बेसिस ऑफ वेंट्रिकल के। राइट साइड देख रहे हैं ना, इसके ऊपर हम सर्कल गायरल पैटर्न देखेंगे, और हम हाँ, ये कहीं इस साइड की जो है वो ब्रेन की एट्रोफी तो नहीं हो रही। दूसरा, अपनी दूसरी साइड जो ये वाली देखनी है ना, अगर हम कहते हैं कि लेफ्ट बड़ी है तो इस साइड की वेंट्रिकल्स को स्लाइटली एनलार्ज होना चाहिए। ऑल्दो इस वेंट्रिकल्स के अंदर उतनी खास एसिमेट्री नहीं है, लेकिन इस साइड की वेंट्रिकल एनलार्ज होती है। दूसरा, इस साइड के पैरानेजल साइनसेस ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तीसरा, हाइपर। ये सारे के सारे मिला के फीचर्स जो है वो डाइक डेविडोफ मेसन को फेवर करते हैं एज कंपेयर टू हेमी एट्रोफी। सो दिस इज हेमी मेगनसेफेली, ठीक है, विद एसोसिएटेड सेफल ओके, सही, अच्छा, नेक्स्ट। I provided with the CT brain of a child, axial sections. I can appreciate there is a large cystic structure in the midline, and there is also dilated lateral ventricles. So it either it's a cystic structure which is compressing the ventricles leading to obstructive hydrocephalus, or there is also bilateral symmetrical hypodense areas in frontal lobes. So there could be suggest either seepage of due to hydrocephalus or leukomalacia related. Next, I would like to have a MRI brain, and this hydrocephalus may need VP shunting. आपका डायग्नोसिस क्या है? जी मैम, क्या डायग्नोसिस बनाया है इस केस का? So this large cyst could be an arachnoid cyst,
Okay, so there is a large cystic area, ठीक है, probably centered on the foramen of the Monero, या फिर थर्ड वेंट्रिकल के रीजन के अंदर आ रहा है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस का है, ठीक है। जी और मैम। डेंसिटी है दैट इज प्योरली ऑफ CSF। साथ एसोसिएटेड ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर भी कुछ डायलेटेड सिस्टिक स्पेसेस आ रही हैं व्हिच आर रिप्लेसिंग द नॉर्मल ब्रेन पैरेन्काइमा, ठीक है। ये एक अरेक्नॉइड सिस्ट है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस कर रही है, और जो ब्रेन के अंदर सिस्टिक स्पेसेस आ रही हैं उन वो क्या चीजें हैं? Either they can be leukomalacia or क्या एक बच्चे के ब्रेन के अंदर सिस्टिक स्पेसेस की क्या रेडियो होगी? एक तो ल्यूकोएन्सेफेलोमलेशिया हो गई और leukoencephalopathy, व्हाट एल्स? और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस के साथ सीपेज भी हो सकता है। ठीक है, सीपेज हो सकता है, और इस तरह के सिस्टिक स्पेसेस अगर इंट्रा, ये तो इंट्रा एक्सियल, एक्स्ट्रा एक्सियल है तो मल्टीपल अरेक्नॉइड सिस्ट हो सकती है, जी ठीक है। ल्यूकोमेलेशिया, ये DDA सिस्टिक स्पेसेस की, ठीक है। अब हमने इस केस में क्या बताया कि ये एक बच्चा है, बच्चे का प्लेन CT आ रहा है हमारे पास, जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड सिस्टिक एरिया आ रहा है सेंटर ऑन द थर्ड वेंट्रिकल व्हिच इज रिजल्टिंग इन द ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस विद ट्रांस एपेंडाइमल सीपेज। आई कैन नॉट अप्रिशिएट द डायलेटेड फोर्थ वेंट्रिकल। Multiple cystic spaces are appreciated within the bilateral cerebral hemispheres with marked destruction of the gray and white matter, especially white matter की marked destruction हुई है। क्यों? तो और होता है इस केसेस का? इसमें MRI करेंगे। देखिए MRI का कोई एडिशनल बेनिफिट तो है, ठीक है। और वीपी शंटिंग एडवाइस करेंगे कोई? जी, क्या एडवाइस करेंगे? वीपी शंटिंग, हाँ, वीपी उसको तो रिलीव करना चाहिए ताकि एटलीस्ट जो है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाए। जी जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम केस। डॉक्टर उजाला, I'm provided with the CT brain axial cuts brain window. There is calcification which is noted along the left cortical region, frontal region, as well as the occipital region, occipital cortex, with the atrophy of the ipsilateral brain. There is no dilatation of the ventricular system. On the basis of these findings, there is also dilatation of the extraaxial spaces on this side. So Sturge-Weber syndrome. I will ask about the port wine stain on the face of the patient. अच्छा ठीक है, अब आपने क्या डिस्क्राइब किया इस चीज को? मैम ये calcification है along the cortex of cortical calcification along the frontal lobe. और मैम नीचे ट्रैम्प ट्रैक अपीयरेंस, ये जी ट्रैम्प ट्रैक अपीयरेंस, जी जी atrophy of the frontoparietal lobe and dilatation of CSF spaces. Okay, there is no associated hyperperiostosis. कुछ केसेस SWS के हो जाते हैं डायग्राविडोक-निसन सिंड्रोम, ठीक है। ऑल्दो डायग्राविडोक जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो ट्रूली तो इंट्रासेरेब्रल इंसल्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्टर्ज-वेबर डिमेट्री है इसका पैटर्न क्या है इनहेरिटेंस का? क्या पैटर्न क्या होता है स्टर्ज-वेबर डिमेट्री सिंड्रोम? मैम स्टर्ज-वेबर का इनहेरिटेंस तो नहीं याद कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, लेकिन ये पता है कि पोर्ट पॉइंट स्टेन होता है और ब्रेन में जो है तो वो कैल्सिफिकेशन होती है और उस साइड की एट्रोफी होती है। अच्छा, पोर्ट पॉइंट स्टेन फेस पे किस तरफ हो तो फिर यहाँ पर एंजियोमा वीनस किस तरफ होगा? जी मैम वो मेनिंजेस में एंजियोमास भी होते हैं, डायलेटेड स्पेसेस होती हैं, विद कंट्रास्ट वो एनहांस करती हैं। तो ये बच्चा है, मैं आपको ये बता देती हूँ, इसके पोर्ट पॉइंट स्टेन है तो फेस के किस तरफ? जी
फेस के ऊपर इसको पोर्ट पॉइंट स्टेन किस तरफ होना चाहिए? इप्सिलैटरल साइड पे होता है मैम, जिस साइड पे कल्सिफिकेशंस होंगी मैम उसी साइड पे फेस पे जो है तो रेड स्टेन होता है, रेड से एक मार्क होता है। ठीक है, तो ट्रांट्रा साइन है कॉर्टिकल सबकॉर्टिकल calcification का with associated ipsilateral frontoparietal lobe atrophy and marked dilatation of the extra CSF space. There is no associated cortical hyperperiostosis. ठीक है, अब क्या करते हैं इस पेशेंट्स का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? सीजर्स कंट्रोल करते हैं मैम, अगर इनमें सीजर्स की हिस्ट्री होती है, और तो मैम इसमें कुछ और ट्रीटमेंट नहीं होता। ओके, डीडी क्या है? डीडीज में मैम इसके साथ कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशन अगर आ गई और एट्रोफी हो तो मैम क्रॉनिक इन्फार्क्ट में भी इस तरह की जो लैमिनर नेक्रोसिस हो जाती है वो हो सकता है। ट्यूबरकुलस मैम उसके बाद जो इन्फार्क्ट हो जाती है मेनिंजाइटिस के बाद, उसमें भी कैल्सिफिकेशंस कॉर्टिकल आ सकती है। रेस्मुसन जो मेनिंजाइटिस होता है। Always remember top 3 differentials, ठीक है? क्रॉस इन्फेक्शन बच्चे में इतनी कॉमन होती हैं, उसकी जगह आप भी सोच रहे हो, ठीक है? उसके बाद एवियम हो सकती है, कोई हेड इन्फार्क्ट हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है जी। टॉप 3 डिफरेंशियल्स याद रखें आप लोग, ज्यादा नहीं, ठीक है? चलो गुड। अच्छा, इनहेरिटेंस का पैटर्न इसका रह गया, मैंने पूछा था आपसे। चलिए मैम इनहेरिटेंस का नहीं पता। मैम इनहेरिटेंस का नहीं पता कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव। बेसिकली ना ये फेकोमेटोसिस है, इसमें क्या होता है कि पोर्ट पॉइंट स्टेन होती है और साथ में पायल एंजियोमास होते हैं। जो पायल होते हैं ना वो स्टील करना स्टार्ट कर देते हैं ब्लड को ना। जब ब्लड को वो स्टील करते हैं तो उस जगह का जो ब्रेन होता है उसका एनॉक्सिया होता है, ठीक है? एनॉक्सिया होता है ब्रेन का, और उस जगह की ब्रेन की क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। समटाइम्स आपको जब आप एमआरआई करते हैं तो वहां पर आपको जो पायल होते हैं ना सबरेक्नल स्पेस के अंदर पायल वेसल्स के ना फ्लोबॉइड्स मिल रहे होते हैं, और जो पोर्ट पॉइंट स्टेन क्या होता है? जी मैम, पोर्ट पॉइंट स्टेन जो फेस के ऊपर होता है वो क्या होता है, उसको आप रेडियोलॉजी मैम वो तो डायलेटेड वेसल्स होती है उसकी। वेरी बैड, डेटेलेंजेक्टेड स्टेन होता है ना। ट्राइजेमिनल नर्व से कुछ याद आया? मैम ट्राइजेमिनल नर्व की उसमें होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उधर ही होता है, ठीक है? ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व को इन्वॉल्व करता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है, फेशियल एंजियोमास होता है इसके साथ एसोसिएटेड, ठीक है जी। चलो, जो 10 केसेस में शेयर करती हूँ ना, जरूर आप लोग पढ़ा करें जी। Hello, ma'am. I am presented with a pediatric age group CT scan of a head in a non-contrast CT scan of head. I can see here is the large dilatation of the bilateral temporal horns of the temporal horn of the lateral ventricles. Also, the frontal horn and the body of lateral ventricles are also dilated. Also seen here in this CT scan is the defect in the posterior, in the occipital bone in the posterior aspect, and there is also a herniation of the CSF lining cavity outward from the defect. So considering all these imaging features, this could be likely the encephalocele, higher cervical encephalocele. So I would like to confirm it with the sagittal images also, and in the coronal images, this could be likely a case of a KID3 malformation. Okay, so you made it KID3 malformation. With KID3 and KID4 malformation, life is not compatible. Yes, ma'am. So the baby would not be alive. Yes, there will be a severe cerebral hypoplasia in case of the KID3 and KID4. That part of the occipital bone is seen protruding to this defect. Yes. And you can't appreciate fourth ventricle.
Yes, ma'am. We cannot see the fourth ventricle because the The cerebellar vermis. cerebellum bulb, it could be also herniated into the sac, or there might be a narrowing of the space at the level of the foramen magnum. Okay. Yes, ma'am. So there is cystic dilatation of basically there is a cystic structure is appreciated within the posterior fossa and which is protruding from the osseous defect as well. Cerebellum is absent or appears markedly hyperplastic, and this cyst is seen communicating with the fourth ventricle. Oh, yes, ma'am. A rhomboid shape appearance. Okay. There is associated communicating hydrocephalus. Almost gross hydrocephalus is there. So whenever their large posterior fossa cyst is seen communicating through the fourth ventricle through absent cerebellar vermis, what this syndrome is known as. This would be a Dandy-Walker malformation. Yes, this is Dandy-Walker malformation with encephalocele. Yes, ma'am. And that's why I also asked the sagittal CT images so that I can see the higher level of torpula and the cerebral agenesis. Yes. Okay, that's good. Dr. Asma. जी डॉक्टर अस्मा. डॉक्टर आयशा सतार. As I am provided with CT plane axial soft tissue window. It's plain, in which I can see there's a hyperdensity is noted in the anterior hemisphere fissure and also in the front right and left frontal horns. So this hyperdensity noted in the interhemisphere fissure, first of all, otherwise, hyperdensity noted in the interhemisphere fissure with the globes appears normal, and it also in the जी बताएं. my diagnosis is there will be the subdural ये फॉक्स में जा रहा है hyperdensity that's showing कि subdural है ये. मुझे पता है आपको डायग्नोसिस आता है, आप जरा इसको अच्छे से डिस्क्राइब करें कि आपको जो हाइपरटेंसिटी लगी है वो कैसी है देखने में. The hyperdensity is ट्यूबुलर है, हाँ ट्यूबुलर शेप है, सर्पिजीनियस अपीयरेंस है. it's a serpentinous linked to the arteriovenous malformation की वो है ये AVM. ओके, एक आप एवीएम कह रहे हैं, ठीक है, एवीएम के अंदर अगर थ्रोम्बोसिस हो गया तो ये एक्सपेक्टेड लोकेशन कौन सी वेसल की है? सॉरी आपकी आवाज बहुत यहाँ पे वो डिस्टर्ब हो रही है. मैं कह रही हूँ कि ये किस वेसल की एक्सपेक्टेड लोकेशन है? The location of it is the anterior cerebral artery with ACOM. So, ये मुझे लग रही है ACOM aneurysm rupture or AVM of that है ये that has ruptured and caused showing the hyperdensity in the interhemisphere fissure and also in the right and left frontal lobe. So this is ACOM aneurysm rupture. Okay, so now describe again. I'm provided with CT plane axial plane soft tissue window in which I can see there's hyperdensity noted in the anterior interhemispheric fissure and also in the territory of the anterior cerebral artery, and this extending over the right and left frontal lobe. So my diagnosis of this falling the arterial territory, this is ACOM aneurysmal rupture. Rupture, why rupture would appear bright? You're saying it's hematoma? Hematoma. ये hypertension, ये hemorrhage नहीं है, ये पोस्ट कंट्रैक्टिविटी है. सीटी एंजियोग्राफी के में वो है ना, सिलेक्टेड इमेजेस हैं.
वो नहीं हटाई हुई। ठीक है, ठीक। पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस हैं तो बेसिकली आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है व्हिच इज एनहांसिंग and seen in the interhemispheric fissure in the expected location of the anterior cerebral artery। जब आप एनेरिज्म देख रहे हो तो अब पोस्ट कंट्रास्ट इमेज आपके पास है तो आपने कोई फिलिंग डिफेक्ट नहीं है मेंशन कर दिया। अब दोनों साइड के ऊपर आपको फ्रंटल लोब्स के अंदर कोई इंफेक्शन नजर आनी चाहिए थी अगर थ्रोम्बोसिस आप लेबल करते कि इतना बड़ा थ्रोम्बस पड़ा हुआ है तो। ठीक है, थ्रोम्बस वगैरह नहीं है, ये सीटी एंजियो का इमेज है और प्लेन सीटी के ऊपर इसने कहा है कि हेमरेज दिखाया हुआ है। 1 मिनट, आई थिंक प्लेन सीटी इसके ऊपर कौन सा है? इसमें एनजीओ वाला कौन सा है? मुझे तो ये लगा कि ये सारा प्लेन है। आई थिंक इसने एनजीओ नहीं दिखाई हुई, ये प्लेन सीटी ही है और ये सारा का सारा सेप्टल में और इसमें जो इंटरहेमिस्फीयर के अंदर ब्लड आ रहा है ना ये हेमरेज हुआ हुआ है। एक एसीए का एनेरिज्म रप्चर हो गया और उसके बाद सबरेक्नल स्पेस में और इधर हेमरेज आ रहा है, ये प्लेन सीटी है। ठीक है, एनजीओ नहीं है इसमें, इसकी की को करेक्ट कर लीजिएगा। ये हेमरेज हुआ है, रप्चर हुआ है वो। जी, सारा का सारा वो जो सिल्वन में भी आ रहा था ना वो ब्लड ही है। जी, सही है। सीटी एनजीओ नहीं है, एसीए का एनेरिज्म है, दिस इज ओनली प्लेन सीटी इमेज। ओके, सही है। गुड। डॉक्टर अरूबा, मैम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, काइंडली स्पीक लाउड। ठीक है। प्लीज। Okay, so I'm provided with multiple sections of axial CT brain with contrast, without contrast, in brain window, where I can appreciate heterogeneous density in the posterior fossa, predominantly located in the right cerebellum. It has internal heterogeneous densities, some of which are hyperdense, likely calcifications, also has internal necrotic component. I can appreciate it as causing mass effect on the adjacent structures with resultant dilatation of the entire ventricular chain involving lateral ventricles, third and fourth ventricle. In the superior cuts, I can also appreciate that there is bilateral subdural. There are bilateral subdural effusions. The subdural effusion on the right side appears to have internal heterogeneous densities with a speck of air. And also I can appreciate a VP shunt in the ventricles, but it is likely not functioning because the ventricles are still dilated. So concluding my findings, I'm looking at the CT brain of a child, and there is a posterior fossa mass lesion which is heterogeneous with internal clumps of calcification causing mass effect and resultant hydrocephalus. This is likely, on top I am thinking about ependymoma with resultant mass effect. The subdural hemorrhages, the subdural collections on the right side appears to be an empyema because of the air speck. This could be iatrogenic. The differentials would include medulloblastoma and pilocytic astrocytoma. Next, I would like to go for an MR. Medulloblastoma, why it's not pilocytic astrocytoma? Why you are keeping these two in and while you are mentioning ependymoma as a diagnosis? जी मैडम, सॉरी। आपने DE में कहा है पाइलोसिटिक को और मेडुल्लो को कौन से पॉइंट से जो एपेंडाइमोमा को फेवर करते हैं इस करंट? मैम इसमें प्रेजेंस द फैक्ट कि मैं एक नॉन कंट्रास्ट सीटी देख रही हूँ और उसमें मुझे कैल्सिफिकेशंस नजर आ रही हैं इस पोस्टीरियर फोसा मास में। दिस इज फेवरिंग एपेंडाइमोमा। सीटी पे हाइपरडेंस होना किसका फीचर है? मैडम हाइपरडेंस मेडुल्लो का फीचर है। मेडुल्लो का फीचर है और ये हेट्रोजिनसली जो आ रहा है ना ये प्रोबेबली ऑफ हेमरेज की वजह से इस तरह का आ रहा है। इसकी डेंसिटी कैसे? ठीक है, सही है। निकाला गया है पोस्ट आजारी बात है, क्रेनियोटोमी की है, आगे एयर आ रही है, वीपी शंट जो डाला हुआ है
तो इसका कुछ जी मैम। पार्ट निकाला गया है, इस वजह से ये इंट्राट्यूमरल हेमरेज आ रहा है। हेमरेज है, अच्छा ठीक है। ट्यूमर की कोई इंट्रावेंट्रिकुलर एज एक्सटेंशन एप्रिशिएट नहीं हो रही, जबकि मार्क मैस इफेक्ट है इसका फोर्थ ठीक वेंट्रिकल। है, सही है। रिजल्टेंट बायलेटरल, ठीक आपने बताया, ड्यूरल एम्पाइमास है, एयर आ रही है इसके अंदर ना। एयर जब जी। भी स्कल के अंदर आए तो आप नीमोसेफेलस बोलते हैं, लेकिन जब कलेक्शन के अंदर आ जाए तो देन दिस सबड्यूरल, फिर ये क्या हो गया, एम्पाइमा तो हमने ऑलरेडी, एम्पाइमा। सबड्यूरल एम्पाइमा तो हमने हाइग्रोमा से इसको एम्पाइमा कह दिया, यानी जो लेफ्ट साइड वाला है वो सबड्यूरल हाइग्रोमा रहा और जो राइट जी। साइड वाला सबड्यूरल एम्पाइमा हो गया। फिर आप इसको डिफाइन करिए तो इसका भी बताओ ना कि इसका मैस इफेक्ट आ रहा है अंडर। हाँ, yes, it is causing mass effect. You are saying something subdural, you must say it's crossing the suture lines. Okay, ठीक है। वो वाकई सबड्यूरल है। समटाइम बिल्कुल सिर्फ एक एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा पड़ा हुआ होता है तो आप लेंटिकुलर सारा कुछ डिस्क्राइब कर लेते हो, लेकिन क्रॉस कर रहा है कि नहीं और सूचर लाइन को क्रॉस कर रहा है नहीं, ये चीजें बताना इसमें इंपॉर्टेंट। आपने बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपने बड़ी अच्छी दी, फिर आपने डिफरेंशियल्स बता दिए, ठीक है। हमने कहा मेडलो नहीं है बिकॉज ये जो इसकी शेप है देखो वेल डिफाइंड नहीं लग रहा, पता लग रहा है कि यहाँ पर इसका कोई इसका ना पोस्ट इंटरवेंशन हुई हुई है। दूसरा ये कि जो पाइलोसिटिक होता है उसका तो सारा ही सिस्टिक कंपोनेंट होता है विद छोटा सा एक नोड्यूल, और पाइलो के आगे से एक और डीडी होती है में जो एंडो क्या किसको कहते हैं, जो लिंडाउ ट्यूमर है। जी डॉक्टर शुमाइला। Assalamualaikum. Okay, I'm provided with multiple images of the CT scan of the brain, axial and coronal images. Here can appreciate that there is enlargement of the right right hemisphere with decreased sulci and gyri. Ipsilateral lateral ventricles are also prominent, and there are also few calcific densities are appreciated along the ventricle, along the in the subependymal region, and the left hemisphere appears normal. I'm looking at the skull bones, and the skull bones are unremarkable. There's no hypostosis of the skull is appreciated. Okay, and I'm looking at the sinuses. Paranasal sinuses are also appears unremarkable. Considering the finding, my provisional diagnosis of hemispheric enlargement is hemimegancephaly with these subependymal calcifications are considering for the torch infection, and my differential for these subcortical calcified lesions is tuberous sclerosis. However, I cannot appreciate other features of tuberous sclerosis such as giant cell astrocytoma within these images. My first differential is hemimegancephaly, and the second is tuberous sclerosis. आपने बताया मुझे सर्कल वायरल पैटर्न लॉस है, तो उसको कहाँ फिट किया फिर? हाँ वो भी है मैडम, सॉरी वो मिस कर गई मैंने बताकर। तो ये जो है साथ इसकी लीजेंसेफेली भी इसके साथ एसोसिएटेड है। ये दोनों चीजें आ जाएं तो फिर क्या होता है साथ तीसरी चीज जिसमें कैल्सिफिकेशन होती है? तीसरी चीज कैल्सिफिकेशन भी आ जाए। लीजेंसेफेली की दो टाइप्स है ना, एसोसिएटेड होती हैं किसके साथ? लीजेंसेफेली की मैम शीजेंसेफेली के साथ एसोसिएशन होती हैं। हेट्रोटोपियास की ग्रे मैटर हेट्रोटोपियास, जी जी ग्रे मैटर हेट्रोटोपियास बिल्कुल। तो ये फिर टॉर्च जो होता है, टॉर्च में से किसके साथ? टॉर्च में जी जी की लीजन टॉर्च में से हाँ हाँ रुबीला इन्फेक्शन के साथ होती है। नहीं हाँ साइटोमेगैलो के साथ होती है, ठीक है। अब हमने कहा कि राइट साइड के ऊपर हेमिमेगेंसेफेली है, ठीक है, विद और हमें देखिए ना ये कहाँ पड़े हुए हैं,
सबएपेंडाइमल नोड्यूल्स है ना जो इंडेंट कर रहे जी। हैं, ठीक है, जी जी इस तरह से आ रहे होते हैं, व्हाइट मैटर के क्लासिफाइड होते हैं, तो सबसे पहला डिफरेंशियल हमारा हेट्रोटोपियाज होना चाहिए। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस इज आल्सो गुड डिफरेंशियल, लेकिन जो इसकी एसोसिएशन में टॉर्च इन्फेक्शन आप पहले रखेंगे। सबसे पहले तो हमने ग्रे मैटर हेट्रोटोपियाज रखने हैं, उसके बाद हमने रखना है सीएमवी टॉर्च, ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड डिफरेंशियल रखना है दैट शुड बी ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। डॉक्टर अब्दुल्ला, इसके बाद डॉक्टर उजाला। So I can, so this is CT brain with contrast, axial and sagittal and coronal sections. I can appreciate there's a large, which is with contrast, so there's a large enhancing mass lesion in the left frontal lobe. It is predominantly, it is extra axial. It's abutting the falx cerebri with midline shift to the contralateral side. It is showing homogeneous enhancement with the surrounding hypodense area in the surrounding brain parenchyma. So looking at these images, my impression is likely a large falx meningioma. As it is compressing or invading the superior sagittal sinus, the hypodense area either could be an infarct or brain edema. नो, एक चीज बताएं, जब ऐसा मेनिंजियोमा जो इतना एडिमा कर दे ब्रेन के अंदर, उसको क्या कहते हैं? So that's atypical aggressive meningioma. तो ये जो आ रहा है, ये फ्रॉन्टल लाइक एडिमा जो आ रहा है, ये वेजिजेनिक है। So that's okay. So that's vasogenic edema due to this tumor. But next radiological investigation should be done. Sorry, ma'am. What next radiological investigation should be done? I will have an MR with contrast to look for the sagittal sinus, either it's invaded or not. And also I will like to have the brain window of this case to have the to look for the hyperostosis in the frontal bone. Bone window, okay. So इस तरह का मेनिंजियोमा जब मैस इफेक्ट आ जाए और साथ आपने एक और चीज डिस्क्राइब नहीं की, देयर इज सबफॉल्साइन हर्निएशन। Yes, मैडम, मैं का मिडलाइन शिफ्ट है जी, सबफॉल्साइन हर्निएशन है ना, फॉक्स उस तरफ चला गया है। अच्छा, आपने कहा कि एक ब्रॉड बेस्ड मैस है जिसकी ब्रॉड बेस है टुवर्ड्स द ड्यूरा, और आपको मिड लाइन में नजर आ रहा है स्लाइटली ऑन द राइट साइड, और इसमें क्या है कि ये टिपिकली होमोजेनियसली एनहांसिंग है, और इसका मैस इफेक्ट आ रहा है फ्रंटल हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, बायलेटरल फ्रंटल हॉर्न्स पे मोर ऑन द लेफ्ट साइड आ रहा है इसमें, और साथ इसके अंदर ट्रांसएपेंडाइमल सीपेज और एडिमा आ रहा है। सो दिस इज एटिपिकल मेनिंजियोमा, ठीक है, एग्रेसिव जा रहा है। दूसरा इसका डिफरेंस क्या होगा? ड्यूरल मेट्स और जी सॉरी मैम, ड्यूरल मेट्स और डीडी क्या होगी इसकी? could be medulloblastoma, मेंजियोपेरिसाइटोमा, एंड yes ma'am. सेकंड डीडी इज ड्यूरल मेट्स, बस। Okay ma'am. एमआरएस अगर आप करेंगे, अगर आप वैसे तो बहुत टिपिकल है, अगर आप कंफ्यूज हैं, यू शुड गो फॉर द एमआरएस टू सी द एलानिन पीक्स। जी मैम, और इसमें एमआर करेंगे, लुक फॉर एमआरवी फॉर दिस साइनस। अभी फॉर साइनस, क्योंकि ये एटिपिकल है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ऑल्दो हमें एविडेंस नहीं नजर आ रहा है इसके अंदर थ्रोम्बोसिस का। ओके, सो दिस इज द लास्ट के। डॉक्टर उजाला, आप अटेम्प्ट करें इसको। CT brain axial cuts of a child with post-contrast images. I can appreciate there is a homogeneously enhancing lesion
in the left lateral ventricle with resultant hydrocephalus, which is involving both the lateral third and fourth ventricle. It is causing mass effect on the cerebral parenchyma with resultant cortical thinning. On the basis of these findings, my diagnosis is choroid plexus papilloma. Next, I will refer the patient for urgent neurosurgical intervention for shunt placement, as there is cortical thinning with as a result of obstructive hydrocephalus, overproduction of the CSF. It's overproduction of CSF. Okay, so how you will differentiate between the choroid plexus papilloma and choroid plexus carcinoma? Carcinoma will have a heterogeneous enhancement, and also in carcinoma, if it also involves, sometimes it involves the cortex as well. Okay, so in this case there is choroid plexus papilloma because of the homogeneous enhancement. So हमारे पास क्या आ रहा है, एक well defined lobulated सा mass आ रहा है which is showing intense post contrast enhancement. However, we will compare the pre contrast CT. ऊपर मेरे ख्याल है ये वाले slices लगाए हैं ये pre contrast के ही हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई लीजन ऐसे जिस तरह का एप्रिशिएट नहीं हो रहा। ऑल्दो ये ऑसिपिटल हॉर्न हमें इसमें नजर ही नहीं आ रहे हैं, ऑसिपिटल हॉर्न के अंदर पड़ा हुआ है ये लीजन और होमोजेनसली एनहांसिंग है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन इसकी ऐसे एप्रिशिएट नहीं हो रही और ये वेंट्रिकल से निकल के ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर इन्वेजन नहीं है इसकी। ठीक है, गुड। अच्छा, अब आप लोगों ने जी ये पोस्ट कंट्रास्ट सीटी है, अब आप लोगों ने नहीं ये तो प्लेन का दिया हुआ है इसमें जो रिपोर्ट दी हुई है, सॉरी, then why it's so hyperdense? ओके, प्लेन सीटी का इमेज है, पोस्ट कंट्रास्ट नहीं है, जो की बता रही है इसके अंदर एक रिंग डिटेक्टर का आर्टिफैक्ट आ रहा है, तो एक हाइपरडेंस लीजन आप इसको बताएंगे। और आई थिंक रिपोर्ट में एटेन्यूएशन लिखा हुआ है। हाँ जी, रिपोर्ट में प्लेन लिखा है, एटेन्यूएशन लिखा हुआ था यहाँ पे, वेल डिफाइंड इरेगुलर मास ऑफ इंक्रीज एटेन्यूएशन, इंक्रीज एटेन्यूएशन लिखा हुआ है और इसकी डीडी में इंट्रावेंट्रिकुलर मेनिंजियो। ठीक है, दिस वाज लास्ट केस, लेकिन जो प्लीज आज के हमने 10 केसेस डिस्कस किए, आप लोग इसको बुक से पढ़ें, क्योंकि अब भी अगर थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगी और सारे पॉइंट्स आपने पैथोफिजियोलॉजी से लेकर ट्रीटमेंट तक याद करना है, मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को क्लू तो आता हो ना। अब अगर स्टड वेबर है तो उसके पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस का तो आइडिया होना चाहिए, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं पूरे वो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम केसेस हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो फिर इसकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आज जो 10 केसेस हैं, अगर आप लोगों ने आज नहीं रीड किए तो आप लोग इसको कल रीड करो, और कल फिर मैं जो लेटर ऑन न्यू केसेस स्टार्ट करूँ, तो और कुछ नहीं, आप लोगों के ये 30-40 केसेस की तरफ ही सारे इंपॉर्टेंट केसेस एंड कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ फॉर ऑल, और रिकॉर्डिंग विल बी शेयर सून। थैंक यू सो मच।